मात्र 7 साल की एक छोटी बच्ची मुमू, जो अभी कुछ भी नहीं समझती, उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका अपना उसके बाबा के देखभाल और निस्वार्थ प्यार में वो बड़ी हो रही थी। जबकि उसके बाबा का जीवन भी बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वो गूंगा बहरा था, ना सुन और ना बोल पाता। फिर भी उसने जीवन के हर पल में अपनी पूरी शक्ति से अपनी बेटी को संभाले रखा। उसे खुश रखने के लिए लगातार अपने जीवन से लड़ता रहा, क्योंकि मुमू के जीवन में उसके अलावा कोई नहीं था। मुमू की माँ कई साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अचानक एक दिन बाप बेटी की जिंदगी में सब कुछ जैसे एकदम तूफानी हवा की तरह बदल जाता है। मुमू के सीधे साधे बाबा को एक झूठे केस के मामले में फांसी दी जाती है। उसे कई सालों की कैद की सजा हो जाती है। गूंगा होने के कारण वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, लेकिन जिस पिता के इर्द गिर्द ही मुमू की छोटी सी दुनिया थी, वही पिता अगर उसके जीवन से चला जाए तो इस क्रूर दुनिया में मुमू कैसे जिंदा रहेगी। तो आगे मुमू के जीवन में क्या हुआ, आज की कहानी इसी पर है। एक बाप और बेटी की जिंदगी को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। मूवी स्ट्राइप ले आई है 2025 की चाइनीज मूवी मुमू, IMDb 7.1। देखते देखते आपकी मुस्कान कब आंसुओं में बदल जाएंगे, आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। चलिए अब कहानी में खोते हैं। चीन का एक बहुत छोटा सा शहर, जहां हम एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम का दृश्य देखते हैं। हथकड़ी पहने इशारों में बात कर रही थी एक लड़की। असल में वो लड़की गूंगी बहरी थी और हथकड़ी की वजह से वो अपनी बातें ठीक से समझा नहीं पा रही, इसीलिए उसकी हथकड़ी खोलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद लड़की सब कुछ खुलकर बताने की कोशिश करती है। साइड से लड़की के साथ एक व्यक्ति साइन लैंग्वेज में उसकी सारी बातें सुन रहा है और उससे बात कर रहा है। इस लड़की का नाम मुमू है। मुमू आरोपी से बात करके जानने की कोशिश कर रही है कि असल घटना क्या है। लड़की पर चोरी का आरोप लगाया गया है, तो आरोपी मुमू को इशारा करके समझाने की कोशिश करती है कि वो चोरी करने के लिए मजबूर हुई थी, क्योंकि वो जहाँ काम करती है वहाँ उस पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, जिसके कारण वो गुस्से में चोरी करने के लिए मजबूर हुई। सब कुछ सुनने के बाद लड़की को फिर से जेल भेज दिया गया। हालांकि मुमू दिल से मानती है कि ये लड़की निर्दोष है, क्योंकि मुमू लोगों की आंखों के हाव भाव देखकर ही समझ जाती है कि उनके मन में असल में क्या चल रहा है। इसीलिए अब वो लड़की को निर्दोष साबित करने के लिए सारे सबूत इकट्ठे में जुट गई। वो उस दुकान मालिक से भी बात करती है जहाँ से उस लड़की पर चोरी का आरोप लगाया गया था। मुमू को इतना चिंतित देखकर एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, मैंने एक बात गौर की है, आप हमेशा विकलांग लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, ऐसा क्यों? और अब कहानी मुमू के जीवन के अतीत में चली जाती है। तब मुमू की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जो अपने बाबा के साथ बहुत खूबसूरती से अपने दिन बिता रही थी। मुमू के बाबा का नाम था जियान, जो मुमू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। हालांकि जियान भी एक गूंगा बहरा था, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को वो हमेशा प्यार से संभाला करता। वो हर दिन काम करके अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करता और मुमू भी उससे बहुत प्यार करती। छोटी होने के बावजूद भी अपने पिता का ख्याल रखने की कोशिश करती। मुमू के बाबा की वेतन बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी और सुख की कोई कमी नहीं थी। जियान जब हर दिन काम पर जाता, तब वो अपने साथ मुमू को भी ले जाता। चूँकि वो बोल नहीं सकता था, इसीलिए मुमू अपने बाबा की सारी बातें लोगों को समझाती थी। यहाँ तक कि वो अपने बाबा को भी साइन लैंग्वेज के माध्यम से बताती कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, यानी वो अपने बाबा की ट्रांसलेटर थी। बचपन से ही उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने के कारण मुमू और उसके बाबा जियान दोनों एक दूसरे की बातें बहुत जल्दी समझ जाते। दोनों असल में एक दिव्यांग केंद्र में रहते हैं, जिस वजह से मुमू इन सभी विशेष लोगों की बातें बहुत आसानी से समझ जाती। तो एक दिन शाम को उस केंद्र में कुछ दिव्यांग आदमी खेल रहे होते हैं और तभी उनके बीच एक झगड़ा शुरू हो गया। जियान झगड़ा रोकने गया तो खुद ही झगड़े में पड़ गया, यहाँ तक कि वो झगड़ा हाथापाई तक पहुँच गया। लेकिन जब मुमू ने दूर से ये देखा तो उसके बाबा और सभी ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। कहे तो वो सभी मुमू के मानसिक विकास का ध्यान रखते, ताकि उस पर कभी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा यहाँ सभी मुमू को बहुत प्यार करते। असल में मुमू इतनी ही शांत और प्यारी थी कि उसे प्यार करे बिना कोई रह ही नहीं सकता। मुमू भी सभी के साथ हंसी खुशी में शामिल हो जाती। उनकी इस हंसी खुशी के बीच उनका जो झगड़ा हुआ था, सभी उसे भूल जाते हैं। लेकिन मुमू की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती और अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। बाहर पुलिस आई है। दरअसल पुलिस के पास एक रिपोर्ट है कि इस दिव्यांग केंद्र में कथित तौर पर अनैतिक काम चल रहा है, जिस वजह से पुलिस यहाँ आई है।
पुलिस ने अंदर आकर देखा कि सभी बहुत हंसी खुशी में है। इसके बाद जब पुलिस ने सभी से पूछा कि क्या वे कोई अवैध काम कर रहे हैं, तो सभी एक साथ इनकार करते हैं। पुलिस का दिमाग ही जैसे एकदम घूम गया ये समझने के लिए कि ये आखिर सभी एक होकर क्या कह रहे हैं, और मोमो यहाँ पुलिस की हालत देखकर हंस रही होती है। अब इसके बाद बाकी लोग भी निश्चित होकर सोने चले गए। रात में जियान दरवाजा बंद कर अपना एक पुराना एल्बम निकालता है जिसमें मोमो के बचपन की और उसकी माँ की तस्वीरें थी। एक समय उनका बहुत सुखद परिवार था, लेकिन अब वो सब कुछ जैसे अतीत है। तभी मोमो बाबा को एल्बम देखते हुए देख लेती है और पूछती है, क्या माँ कभी वापस नहीं आएगी? ये सुनकर जियान का मन खराब हो गया और स्थिति संभालने के लिए बेटी को इशारा करके कहता है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। मगर इतनी छोटी बच्ची भी समझती है कि बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए उसके बाबा को बहुत सारे पैसे जुटाने होंगे, उसके बाबा को बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। मोमो कहती है, मुझे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ना, मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जियान उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो बेटी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम बड़ी होगी तब हमें कोई दुख कोई कष्ट नहीं रहेगा। इसके बाद जियान के एक पुरानी तस्वीर दिखाने पर मोमो अपने बाबा को देख जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिनों बाद एक सुबह मोमो बैठकर तरबूज खा रही थी। ठीक उसी समय उनकी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही देखा कि मोमो की माँ जिंग आई है। इतने दिनों बाद मोमो अपनी माँ को देख एकदम हैरान हो जाती है। दरअसल मोमो के माँ बाबा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका है और तलाक के बाद से मोमो बाबा के साथ ही रहती है। इधर जिंग अपनी बेटी को लेने आई है। जिंग ने जियान से कहा, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अब मेरी बेटी का भविष्य भी बर्बाद कर दोगे। इससे अच्छा है कि तुम मेरी बेटी को मेरे पास दे दो। मैं अच्छी नौकरी कर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। लेकिन जियान तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो किसी भी तरह अपनी बेटी को देने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने ही उसे पाला है, तो बाकी की जिंदगी भी वो उसे पाल सकता है। आज अचानक आकर वो उसकी बेटी को ले जाना चाहती है, तो वो भला क्यों देगा? जियान ने इशारे से जिंग को कहा, मेरी बेटी के भविष्य को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जैसा भी जो कोई भी काम करके अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसे अच्छे से रखूंगा, उसका भविष्य संवारूंगा। इसके बाद जियान ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और जिंग की बात सुनकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मोमो को जिंग के पास नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए वे जियान को जल्दी से एक काम का इंतजाम करने को कहते हैं, क्योंकि जिंग अगर अभी कोई मुकदमा कर दे तो इस बहाने वो अपनी बेटी को ले जा पाएगी। जियांग ने तब उन्हें बताया कि जिंग उसे ये धमकी भी देकर गई है। वहीं पर अदालत का एक वकील भी होता है जिसका नाम है लाओ। वो तब जियान के पास आकर उसे सांत्वना देता है और उसके लिए एक काम का इंतजाम करने अगले ही दिन उसे अपने एक सहायक के पास ले जाता है और वहाँ जियान को ड्राइवर के रूप में काम दिला देता है, ताकि उन पैसों से वो अपनी बेटी के सभी खर्चे चला सके। दूसरी तरफ जिंग वकील को पैसे देकर उसे अपने पक्ष में फैसला करवा लेती है। कोर्ट में जियान को बुलाकर पूछा जाता है कि क्या जियान ने अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया है, लेकिन जियान तब कुछ भी नहीं कह पाता, जिस कारण जिंग अदालत को बताती है कि उनकी बेटी केवल उसके पास ही अच्छे से रहेगी, इसीलिए उसे उसकी बेटी दे दी जाए। उसी के साथ जिंग ने ये भी कहा कि जब हमारा तलाक हुआ था तो हमारे बीच समझौता हुआ था कि अगर वो बेटी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाता तो बेटी की सारी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। जिंग की ये सारी बातें जियान को साइन लैंग्वेज से समझाया जाता है। इसके बाद जियान अदालत से बहुत ही निराश होकर घर लौट आया। उसने देखा कि मोमो सबके साथ यहाँ कितनी खुशी से है। हमेशा वो किसी न किसी शरारत या भागदौड़ में व्यस्त रहती है। ये देखकर उसका मन खराब हो गया, क्योंकि किसी भी पल जिंग आकर उसकी बेटी को ले जा सकती है। वो उसके बिना अकेला कैसे रहेगा? यही सब सोचकर जियान की आंखों में आंसू आ गए। जियान बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद मोमो आकर बाबा से पूछती है, बाबा आपको क्या हुआ है? जियान को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे क्या कहे, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो जल्द अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराना चाहता है, ताकि जिंग उसकी बेटी को ना ले जा सके। अगले दिन जियान ड्राइविंग का काम करने जाता है। वहाँ के मालकिन का नाम था मेई। जियान मेई से बहुत विनती करता है कि वो उसकी बेटी मोमो को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करा दे, लेकिन पहले मेई ऐसा करने को राजी नहीं होती, क्योंकि आज ही उसके काम का पहला दिन था। जियान ने तब उसे समझाते हुए कहा, दरअसल मेरी बेटी बहुत अच्छी और टैलेंटेड है। अगर आप उसे सिर्फ एक मौका दे तो
तो भविष्य में वो कुछ अच्छा करेगी। इतना कहकर उसने अपने पास से फोन निकाला और मई को मोमो की रिकॉर्ड की हुई एक कविता सुनाई, जिसे मोमो ने खुद लिखा था। और फिर मई उसे इस शहर के सबसे बड़े और अच्छे स्कूल में भर्ती कराने का फैसला ले लेती है। मई जियान और मोमो को साथ लेकर उस स्कूल में आती है और मोमो को भर्ती कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर देती है। टीचर ने मोमो से कुछ सवाल पूछे, लेकिन मोमो टीचर की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसी रहती है जैसे कि वो भी गूंगी हो, जैसे बाबा की तरह वो भी बात नहीं कर सकती। ये देखकर मैडम थोड़ी चिंतित हो गई। तब मई मैडम को विश्वास दिलाती है, वो बच्ची है, शायद आपको देखकर डर रही हो। तभी जियान मोमो को इशारा करके बात करने को कहता है और मोमो तुरंत कविता बोलने लगती है। मोमो की शानदार कविता पाठ सुनकर टीचर भी बहुत खुश हो गई। साथ ही जियान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अब यहाँ टीचर समझ जाती है कि मोमो एक बहुत ही मेधावी बच्ची है, इसीलिए उसने उसे अपने स्कूल में भर्ती कर उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने का अवसर दिया। इसके बाद बाहर निकलने पर मई जियान से थोड़ा अलग होकर बात करती है। उसने जियान को इशारों में कहा, कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ केस लड़ने जाओगे तो वकील को बहुत पैसे देने होंगे। सिर्फ बेटी को स्कूल में भर्ती करने से काम नहीं चलेगा। स्कूल के सभी खर्चों के साथ साथ बेटी को खुश रखने के लिए भी खर्चे हैं और इस केस से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने होंगे और ये पैसे सिर्फ ड्राइवर का काम करके मैनेज करना संभव नहीं है। अब यहाँ जियांग और मोमो इशारों में कई तरह की बातें करते हैं, परछाई के साथ खेलकर मजे लेते हैं, क्योंकि आज रात मोमो और उसके बाबा के साथ बिताई गई आखिरी रात थी। अगले दिन ही मोमो को बोर्डिंग स्कूल में जाना होगा। अब सुबह जब मोमो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल रही थी, उस सेंटर में सभी मोमो को अलग अलग तोहफे थमाते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर मोमो काफी भावुक हो जाती है, क्योंकि यहाँ के सभी उसके दोस्त थे। उन्हें छोड़कर दूर रहना उसके लिए काफी मुश्किल था। मोमो अब जा रही है और ये देख वहाँ के सभी मोमो के लिए रोने लगते हैं, क्योंकि उसे ही घेर कर उनकी हंसी खुशी सब कुछ था। लेकिन ये सोचकर सभी बहुत खुश थे कि मोमो के ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ने से वो भविष्य में कुछ बड़ा कर पाएगी। इधर सभी को छोड़कर आने के बाद मोमो आज पूरे दिन उदास थी, इसीलिए उस दिन वो स्कूल में टीचर से कोई बात भी नहीं कर रही थी, चुपचाप थी। लेकिन जब उसने समझा कि उसके बाबा उसे स्कूल में भर्ती कराने के लिए कितनी मेहनत की है, तो वो अपने बाबा को खुश करने के लिए बात करती है। छोटे होने पर भी बहुत कुछ समझती है वो। अब स्कूल में उसके दिन काफी अच्छे बीतने लगते हैं। बहुत कम समय में उसने सबसे अच्छी दोस्ती भी कर ली। नए दोस्त मिलने पर स्कूल में पढ़ने जाना अब उसे बहुत पसंद है। इधर जियान लाओ की बात मानकर मोमो के साथ रहने के लिए एक होटल किराए पर ले लेता है। दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं, इसीलिए मोमो को अब बोर्डिंग में रहना नहीं पड़ता। स्कूल के बाद वो बाबा के काम में हमेशा उनकी मदद किया करती। मोमो हर दिन अपने बाबा की स्कूटी से स्कूल जाती। बढ़ते खर्चे उठाने के लिए जियान ने एक और नया काम ढूंढा है, ताकि उसकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। एक दिन मई रात में जियान को बुलाती है गाड़ी लेकर कहीं निकलने के लिए। कॉल पाकर जियान तेजी से आता है, लेकिन आज मई ने कहा कि वो खुद गाड़ी चलाएगी और जियान बगल में बैठेगा। जियान भी उसकी बात पर राजी हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो गाड़ी चलाते चलाते रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। ये देखकर जियान बार बार उसे ऐसे गाड़ी चलाने से मना करता है और इशारा करके उसे गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन मई उसकी कोई बात नहीं सुन रही और ऐसी लापरवाही से गाड़ी चलाने के बाद अचानक एक और गाड़ी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आखिरकार उसने गाड़ी रोकी। जियान को इशारे में समझाया कि उन्होंने ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है, ये उनका एक पूरा प्लान था। दरअसल मई ने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया क्योंकि उसकी इस गाड़ी का एक इंश्योरेंस किया हुआ है। अगर किसी एक्सीडेंट में गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी सभी मुआवजे के लिए उसे पैसे दे देगी। अब थोड़ी देर बाद जियांग गाड़ी से उतरकर देखता है कि दूसरी तरफ जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लाओ है। यानी लाओ और मई दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। यहाँ तक कि जियान ये भी देखता है कि गाड़ी को जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान करने के लिए लाओ रेंज लेकर गाड़ी को और तोड़ने फोड़ने लगा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को बता सके कि ये गाड़ी रोड एक्सीडेंट में डैमेज हुई है। इन कुछ चीजों की वजह से जियान के देर रात होटल में आने से मैनेजर जियान को बहुत कुछ सुनाता है। साथ ही उसे बकाया होटल किराया भी देने को कहता है और उसे चेतावनी दी, अगर 2 दिनों के अंदर होटल का किराया नहीं दिया तो उसे और उसकी बेटी दोनों को ही होटल से निकाल देगा। ये सुनकर जियान बहुत परेशान हो गया
वो क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास पैसों का इंतजाम करने का कोई उपाय नहीं। पर अगले दिन जियान ने देखा कि सचमुच मेई को इंश्योरेंस कंपनी से बहुत पैसे मिले हैं, जिसके कारण वो बहुत सोच विचार करके उस इंश्योरेंस कंपनी से मिलने जाता है और वहाँ वो लाओ के बॉस से मिलता है। दरअसल लाओ और मेई एक गिरोह बनाकर इस कंपनी के साथ दिन पर दिन धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके इस गिरोह का काम है बड़ी बड़ी गाड़ियों को जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर बीमा कंपनी से पैसे निकलवाना। तो उस धोखेबाज गिरोह के मुखिया झाओ से जियान मिलता है। जियान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि झाओ के पास उसे कोई अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, फिर भी मजबूरी में उसने गलत रास्ता चुन लिया। मगर वैसे वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है। अब झाओ जियान को उसका पूरा काम बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। दरअसल अब मोमो को अपने पास रखने के लिए अदालत में उसे हर महीने मोटी रकम देनी होगी, जिस वजह से जियान ये खराब काम जानने के बावजूद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस काम को करने के लिए हर रात उसे गाड़ी लेकर बाहर निकलना होगा। जियान रात में अकेले मोमो को सुलाकर होटल से बाहर आया और ऑर्डर के मुताबिक गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाता है। खैर एक दिन ऐसे ही गाड़ी एक्सीडेंट के लिए जियान निकलता है और बार बार गाड़ी को चलाकर उसे एक्सीडेंट करवाता रहता है, क्योंकि गाड़ी आसानी से टूट नहीं रही थी और ऐसा करने से जियान को भी शरीर पर बहुत चोटें लगती है। अब एक्सीडेंट में गाड़ी का कांच टूटकर जियान के सिर में कांच का टुकड़ा घुस गया, मगर फिर भी वो जरा भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जानता है कि ये काम पूरा कर पाने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अपनी बेटी के भविष्य को अच्छी तरह से बना पाएगा। वो मोमो के लिए हर काम हर कष्ट सहने को तैयार था। शुरुआत में मोमो इन बातों को ज्यादा समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में उसने ध्यान दिया कि बाबा पहले से काफी थके हुए रहते हैं। हमेशा उनकी आंखों में नींद की कमी दिखती, यहाँ तक कि कभी कभी वो उनके शरीर पर चोट के निशान भी देखती। ऐसे घाव देखकर मोमो काफी डर जाती है, यहाँ तक कि अक्सर वो अपने बाबा से पूछती, बाबा सच सच बताओ आपको क्या हुआ है। लेकिन जियान उसे कोई जवाब नहीं देता। जब वो मोमो को लेकर गार्डन गया तब मोमो बेबस की तरह बस बाबा के चेहरे की ओर देखती रहती। पहले की तरह वो अपने बाबा के साथ खेलना चाहती थी। वो हमेशा अपने पहले वाले बाबा को वापस पाना चाहती है। उसके बड़े स्कूल में भर्ती होने से पहले बाबा बहुत अच्छे थे, हमेशा हंसमुख रहते, लेकिन अब पता नहीं क्यों हमेशा उदास रहते हैं। असल में जियान इल्लीगल काम करके अंदर ही अंदर बहुत पछतावा महसूस कर रहा है और यहाँ मोमो अब अंदर ही अंदर हमेशा सोचती रहती कि बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद से उसके बाबा बदल गए हैं। एक दिन वो बाबा से कहती है, मैंने एक नया खेल ढूंढा है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? इसके बाद वो अपने नए खिलौने से बाबा के साथ खेलने लगी। वो मुंह में बांस की एक बांसुरी लेकर बहुत सुंदर तरीके से बजाने लगी। क्लास में उन्हें बांसुरी बजाना सिखाया गया है। मोमो को इतनी सुंदर बांसुरी बजाते देख जियान बहुत भावुक हो जाता है। चूँकि जियान कुछ भी सुन नहीं पाता था, लेकिन अपने मन से महसूस कर सकता है कि उसकी बेटी कितने सुंदर तरीके से बांसुरी बजा रही है। बाबा को इतना खुश देखकर मोमो भी बहुत दिनों बाद काफी खुश हुई। इसके बाद जियान मोमो के हाथ से बांसुरी लेकर उसे बजाकर सुनाने लगा और मोमो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद बाबा उसके साथ फिर से आज खेल रहे हैं। अब इसके बाद जियान मेई के बॉस के पास जाकर अपने हक के पैसे मांगने गया, तो वो जियान को कोई भी पैसे देने से इनकार करते हुए कहते हैं, तुम्हें उस गाड़ी को और भी ज्यादा डैमेज करना चाहिए था। तुमने जितना किया इसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें कोई पैसा नहीं देगी। इसके बाद आज रात उसे वो फिर से एक नए काम पर जाने को कहते हैं और पैसे के लिए जियान राजी भी हो जाता है। रात में जब जियान मोमो को सुलाकर चुपचाप होटल से निकल रहा था, ठीक तभी उसने बाबा को देख लिया। मोमो आज रात सोई नहीं थी, क्योंकि आज वो अपने बाबा का पीछा करना चाहती थी। जियान के निकलने के साथ ही मोमो भी उसके पीछे पीछे दौड़कर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बाबा अलग कपड़े पहनकर एक गाड़ी में बैठे। मोमो भी छुपकर उस गाड़ी में जाकर बैठी और नन्ही आंखों में नींद होने की वजह से वो गाड़ी के अंदर ही सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद देखा गया कि जियान गाड़ी चलाते चलाते सामने एक गाड़ी से एक्सीडेंट कराने वाला है और ठीक उसी पल मोमो की नींद टूट गई। उसने देखा कि सामने से एक गाड़ी लापरवाही से उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर वो जोर से अपने बाबा को पीछे से आवाज लगाती है। क्योंकि वो सुन नहीं पाता, इसीलिए आवाज से कोई फायदा नहीं हुआ। मोमो बहुत कोशिश करती है पर कुछ भी बता नहीं पाती। अब अचानक जियान वहाँ अपनी बेटी को देखकर चौंक उठा। वो बेहद डर गया। उसने गाड़ी को कंट्रोल में लाने की कोशिश की,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जियान के कंट्रोल लाते लाते काफी बड़ा दुर्घटना घट जाता है। एक ओवरब्रिज से गाड़ी टकरा जाती है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठी उसकी बेटी भी बहुत घायल हो गई। जियान को भी बहुत चोट लगी है। फिर भी वो जल्दी जल्दी मोमो को गाड़ी से निकाल कर देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसी हालत में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इसके बाद वो अपनी बेटी को गोद में लेकर आगे की तरफ दौड़ने लगा। आसपास एक भी गाड़ी नहीं। जियान की हालत भी तो ऐसी है कि वो चिल्लाकर किसी को बुला भी नहीं सकता। वो बस पागलों की तरह बेटी को लेकर दौड़ रहा। लग रहा है जैसे कोई उसके दिल के टुकड़े को लेकर जा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे किसी की भी मदद नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से किसी तरह अपनी बेटी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर को वो कुछ भी समझा नहीं पा रहा। अस्पताल में साइन लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर जब जियान से बार बार उसके परिवार के बारे में पूछ रहे थे तो जियान मजबूर होकर डॉक्टर को अपनी पत्नी जिंग का नंबर देता है, क्योंकि डॉक्टर उसके परिवार के किसी और से बात करना चाहते थे। बेटी का इलाज शुरू हो, इसीलिए उसे मजबूरन जिंग से बात करवानी पड़ी। खबर मिलते ही वो भी दौड़कर अस्पताल पहुंची। देखा कि जियान की हालत बहुत खराब है और वो उदास होकर बाहर बैठा है। इसके बाद जब जिंग ने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि मोमो को गंभीर चोटें आई हैं और उसके शरीर से काफी खून भी बह गया है। इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये सब सुनकर जियान का कलेजा हाथ में आ गया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी की आज ये हालत हो गई है। अगर उसने गलत रास्ता नहीं चुना होता तो उसकी मोमो आज उसके साथ अच्छी खासी रहती। वो खुद को कोस रहा है और सोच रहा है शायद भगवान ने उसे सजा दी है। उसके पापों के लिए उसकी बेटी को आज भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब इलाज के बाद जिंग मोमो को अपनी गोद में लेकर बाहर आई। उसकी हालत अब थोड़ी अच्छी है। डॉक्टर ने मोमो को घर ले जाने को कहा है, लेकिन मोमो की ये हालत देखकर जिंग जियान पर बहुत गुस्सा है। वो मोमो को अपने सीने से लगाकर कहती है उसी की वजह से आज उसकी बेटी की ये हालत है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद तो वो अब किसी भी तरह से अपनी बेटी को उसके पास नहीं रखेगी। मोमो को जैसे भी हो वो ले जाएगी। इतना कहकर जिंग जबरदस्ती मोमो को लेकर जा रही थी, लेकिन जियान बोल नहीं पा रहा। फिर भी वो बार बार जिंग से अनुरोध कर रहा ताकि वो उसकी बेटी को लेकर ना जाए, क्योंकि उसकी बेटी ही तो उसके जीने का आखिरी सहारा है। लेकिन जिंग उस पर इतना ही ज्यादा गुस्सा थी कि वो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। उसने इतना तक कह दिया कि आज से वो मोमो से दूर रहे और अब उसकी मुलाकात अदालत में होगी। अब मोमो के थोड़े ठीक होने पर जियान को अदालत में बुलाया गया। जियान यहाँ शर्म से अपना सिर झुकाकर है, लेकिन वो अपनी बेटी मोमो को देखने के लिए एकदम बेचैन हो उठा। जिंग ने कहा कि वो उसकी बेटी के बारे में बात करने की हिम्मत दोबारा ना करे। जियान समझ नहीं पा रहा कि वो अदालत में आज क्या कहे ताकि उसकी बेटी उसे वापस दे दे। इसके बाद बहुत हिम्मत करके जियान उन सबको समझाकर बताता है कि उसके साथ दरअसल क्या क्या हुआ था, क्यों उसकी बेटी की ये हालत हुई है। सब कुछ सुनने के बाद अदालत में ये फैसला लिया गया कि मोमो आज जिसे चुनेगी उसी के पास उसे दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद मोमो को वहाँ लाया गया। बहुत देर तक वो अपने बाबा की चेहरे की ओर देखती है, मगर जियान शर्म से उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी बेटी को कितना कष्ट सहना पड़ा। इसके बाद अब मोमो से पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहती है, अपने बाबा के साथ या माँ के साथ। ये सवाल सुनकर वो एकदम शांत हो गई। दरअसल एक बच्चे के लिए ये सबसे कठिन सवाल होता है। उसने काफी देर तक सोचा और उसके बाद अपनी उंगली माँ की ओर दिखा देती है, मतलब कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। ये देखकर जिंग बहुत खुश हो गई और दौड़कर मोमो को गले लगा लिया। जियान का दिल एकदम टूटकर बिखर गया, क्योंकि जिस बेटी को उसने बचपन से इतनी मेहनत से पाला पोसा, उसी बेटी ने आज उसे छोड़कर अपनी माँ को चुन लिया। जियान दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मोमो जिंग के पास चली गई तो वो उसे कभी मोमो से मिलने नहीं देगी। अब अदालत में जिंग को मोमो की सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती है, मतलब कि जिंग ने मोमो को पाल लिया। असल में मोमो ने जिंग को उसके बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसके बाबा कैसे इल्लीगल कामों में खुद को शामिल कर चुके हैं। शायद इसीलिए उसे अपने बाबा के प्रति घृणा हो गई है। यहाँ जियान मन ही मन सोचता है कि मोमो ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला है। उसकी बेटी छोटी होने पर भी बहुत समझदार है। मोमो अपनी माँ के पास ही ज्यादा अच्छे से रहेगी
और बाबा के रूप में वो एक बेकार और अयोग्य है, वरना क्या वो इतना लापरवाह हो सकता था। इसलिए जियान को मोमो के लिए दुख होने पर भी एक तरह से उसे अच्छा भी लग रहा है कि मोमो अब कम से कम ठीक रहेगी। धीरे धीरे मोमो का अपनी माँ के साथ लगभग कई दिन बीत गए। वो धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। जिंग रोज मोमो को स्कूल छोड़ने और लेने आती। इधर देखा जाता है कि जियान रोज अपनी बेटी के स्कूल के सामने आकर खड़ा रहता और दूर से एक बार ही सही मोमो को आकर देख जाता, लेकिन वो ये काम छिप छिप कर करता है क्योंकि वो अपने किए के लिए शर्मिंदा है, जबकि वो इलीगल काम छोड़ चुका है। क्योंकि अब उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए वो करता था वो तो अब उसे छोड़कर चली गई है। इधर मोमो के पास अब लगभग सब कुछ था, लेकिन माँ मोमो को ज्यादा समय नहीं दे पाती। वो अपने अभी के पति और बच्चों के साथ अपना समय बिताती और मोमो पर जो जो उसकी जिम्मेदारियां थी बस वो उन्हें निभाया करती। लेकिन मोमो के बाबा जैसे हमेशा उसके साथ खेलते थे, उसे हंसाते थे, ऐसा उसकी माँ नहीं कर पाती। इसीलिए मोमो धीरे धीरे अपने बाबा की कमी महसूस करने लगी। उसे अब हमेशा बाबा की याद आती। जब वो बाहर या स्कूल जाने के लिए निकलती तो उसकी आंखें अपने बाबा को ही ढूंढा करती। वो इंसान भले ही बात नहीं कर पाता, फिर भी मोमो को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब तो उसे लग रहा है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली है, जिस वजह से वो अब किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाती। यहाँ तक कि ठीक से खाना पीना भी नहीं करती, ना सोती, ना किसी से ज्यादा बात करती। इन बातों को गौर कर जिंग समझ जाती है कि मोमो दरअसल अपने बाबा को याद कर रही है। मोमो रोज रात अकेले अकेले परछाई के साथ हाथ हिलाकर खेलती, ठीक जैसे वो अपने बाबा के साथ खेला करती थी। दूसरी तरफ जियान की भी मोमो जैसी ही हालत है। उसकी जिंदगी के सारे रंग जैसे खो गए। एक दिन लाओ जियान के पास आता है और जियान को ऐसे अजीब मोमो के खिलौने से खेलता हुआ देख वो बोला, तुम तो कुछ ही दिनों में अपनी बेटी के लिए पागल ही हो जाओगे। खुद को नॉर्मल करो। इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारी बेटी तो तुम्हें छोड़कर चली ही गई है। और इसके बाद उसने उसे धमकी दी कि वो अदालत में जाकर उसकी कंपनी के बारे में कुछ न कहे। अगर कुछ भी कहा तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। इतना कहकर वो जियान को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। दरअसल लाओ को खबर मिली थी कि जियान ने उस दिन अदालत में उनके उस इंश्योरेंस के बारे में बता दिया था, लेकिन उसने कंपनी का नाम खुलासा नहीं किया था, तो वो आज उसे धमकी देकर गया है। दूसरी तरफ मोमो जब सोने जा रही थी तब माँ ने उसे बताया कि वो मोमो को लेकर हमेशा के लिए न्यूजीलैंड चले जाएंगे। वहाँ उसे बहुत सुंदर भविष्य मिलेगा। उसने वहाँ सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन ये सब सुनकर मोमो एक शब्द नहीं कहती। देखते देखते मोमो के न्यूजीलैंड जाने का दिन भी आ गया। लेकिन इन कुछ दिनों में मोमो ने अपने बाबा को बहुत ढूंढा ताकि वो अपने बाबा को बता सके कि वो उसे छोड़कर बहुत दूर जा रही है, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं दिखे। जब मोमो एयरपोर्ट पर थी तब भी उसकी आंखें आसपास अपने बाबा को ही ढूंढ रही थी। अब मोमो जब बोर्डिंग पास बना लेती है तब उसे जाना पहचाना एक खिलौने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो अपने बाबा के साथ खेला करती थी। इधर देखा गया कि जियान को किसी तरह मोमो के जाने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो अपनी बेटी का वही खिलौना लेकर भाग आया ताकि उसकी बेटी खिलौने की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखे। क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसीलिए जियान लगातार उस खिलौने से आवाज कर रहा था और आखिरकार मोमो ने उसे देख लिया। मोमो बहुत खुश हो गई। वो दौड़कर कांच की दीवार के पास आई जहाँ से उसे उसके बाबा एकदम साफ दिख रहे थे। जियान भी उसे देख पा रहा है। इतने दिनों बाद बाबा को देखकर मोमो रोने लगी और रोते रोते बाबा को इशारा कर माफी मांगती है। उसने कहा, बाबा आप ये मत समझना कि मैं आपसे नफरत करके आपसे दूर चली आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है और मेरे लिए आपको बार बार मुसीबत में पड़ना पड़ा है। इसीलिए मैं माँ के पास चली गई ताकि आप मेरे लिए और किसी मुसीबत में ना पड़े और कोई बुरा काम ना करे। लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी बाबा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जियान ने तब उसे समझाते हुए कहा, तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम सही लिया है। माँ के पास तुम बहुत अच्छी से रहोगी और विदेश जाने पर तुम्हारा भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। बाद में जब भी चाहोगी माँ के साथ आकर मिल सकोगी। मोमो के इस छोटे सैक्रिफाइस से उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस तरह जियान ने अपनी बेटी को समझाया और उसे अपनी माँ की बात सुनने को कहा।
उसने मोमो को ये भी कहा, अगर न्यूजीलैंड जाकर अच्छे से पढ़ाई किया और जिंदगी में कुछ अच्छा बन सकी तो उसके बाबा के जीवन का ये सबसे बड़ा सपना पूरा होगा, इसलिए वहाँ जाकर वो अपने बाबा के सपने को पूरा करे। मोमो उसकी बात मान जाती है और फिर उसने कहा, वहाँ जाने के बाद आप मुझे रोज खत भेजना, मेरा मन लगा रहेगा और जाने से पहले मैं आपको एक बार गले लगाना चाहती हूँ। फिर उसने उसे बोर्डिंग गेट के सामने आने को कहा। जियान भी उस तरफ दौड़ कर भागा और इधर मोमो भी दौड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही दोनों बोर्डिंग गेट के पास पहुंचे तभी कुछ पुलिस आकर जियान को गिरफ्तार कर लेती है। मोमो अपने बाबा के लिए चिल्लाकर रोने लगी, तभी जिंग आकर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगी। इधर जियान बस एक बार अपनी बेटी को जोर से गले लगाना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे और मोमो को अलग कर देते हैं। वो बाबा बाबा चिल्लाकर रो रही है और जियान भी लगातार अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता बेटी दोनों ही असफल होते हैं। ऐसा दृश्य देखकर एयरपोर्ट पर खड़े सभी की आंखें नम हो गई। फिर भी समाज के इस निर्मम नियम ने उन दोनों को आखिरी बार पास नहीं आने दिया। जिंग मोमो को लेकर वहां से चली गई और जियान को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उस गैंग के बारे में पता लगा चुकी थी जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रही है और उनके लिस्ट में जियान का भी नाम था। अब ये सब कुछ न्यूज में दिखाया जाता है, जिसे मोमो भी टीवी पर देखती है। ये देखकर मोमो को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मोमो अच्छे से जानती है कि उसके बाबा अपराधी नहीं है, बल्कि उसी के लिए बाबा की आज ये हालत हुई है। मोमो ने तब रोते रोते माँ से कहा, जानती हो माँ, मैंने उस दिन आपको क्यों चुना? ताकि मेरी वजह से बाबा को ये काम ना करना पड़े। शायद मैं उनकी जिंदगी में ना होती तो उनका जीवन बहुत सुंदर होता। मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी मैं बाबा की भलाई के लिए उन्हें छोड़कर आपके पास चली आई, और मैं भला उनसे प्यार क्यों ना करूँ। बचपन से मैंने देखा है कि कैसे बाबा ने मुझे संभाला, कितने प्यार से मुझे पाला, कितनी मेहनत करके मेरी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी की, जबकि आप तो मुझे छोड़कर चले गए और एक बार भी मेरी खबर तक नहीं ली। आप अपने नए परिवार के साथ काफी खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ बाबा मेरे लिए अपना पूरा जीवन दे चुके थे। मोमो एक छोटी 7 साल की बच्ची के मुंह से ये बातें सुनकर जिनको आज पहली बार अपनी गलती समझ आई, उसे एहसास हुआ कि जियान और मोमो के साथ उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। माँ के बिना मोमो को कितनी तकलीफ हुई है, मगर जियान ने माँ बाप दोनों का प्यार मोमो को दिया। मोमो ने रोते रोते माँ से विनती की कि वो बाबा की मदद करे, उन्हें जेल से बाहर निकाले। इसके बदले में वो माँ की सारी बातें मानेगी। माँ भी भावुक होकर मोमो को गले लगा लेती है और उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद आज अदालत में जियान के लिए फैसला सुनाया जाएगा। जियान के सभी दोस्त वहाँ आए थे, यहाँ तक कि जिंग भी मोमो को लेकर वहाँ आ चुकी है। मोमो जब यहाँ बाबा को हथकड़ी पहने हुए देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ सभी जियान को देखकर इशारे से आश्वासन दे रहे हैं कि वो उसके साथ है, वो किसी बात से ना डरे। अब एक साइन लैंग्वेज का वकील जियान से जानना चाहा कि इन सब में कौन कौन शामिल है। अगर वो यहाँ सच बोलता है और सभी का नाम बताता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ जियान का जवाब सुनकर सभी एकदम हैरान हो गए। जियान ने कहा कि इस मामले में कोई दोषी नहीं है, सारा दोष उसका है। ये सब कुछ उसने खुद ही ऑपरेट किया है, उसकी योजना से ही बीमा कंपनी को धोखा दिया गया है। यहाँ तक कि वो यहाँ बॉस, लव या किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। सभी ये सुनकर चिंता में पड़ गए। जियान के दोस्त चिल्लाकर कहने लगे कि जियान जैसा इंसान कभी भी इस तरह का अपराध नहीं कर सकता। वो केवल मजबूर होकर इस काम में फंस गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने खुद ही ये प्लान बनाया था। उसके जैसा एक असहाय और गूंगा इंसान भला ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन जियान चूंकि खुद ही सब कुछ कबूल कर चुका है, इसीलिए अब कोई भी कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जियान को अदालत में लगभग 25 साल की सजा दी गई। इससे वहाँ मौजूद सभी एकदम गुस्सा हो गए। फैसला सुनाने के बाद पुलिस जियान को खींचकर ले जा रही थी, लेकिन मोमो ये किसी भी तरह मान नहीं पा रही। वो चिल्लाकर रोते हुए जज से बार बार कहती है, मेरे बाबा निर्दोष है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। मोमो दौड़कर अपने बाबा के पास आई ताकि पुलिस वाले दोबारा उसके बाबा को उसे छीन कर ना ले जाए। वो बार बार रोते रोते पुलिस से विनती कर रही है। यहाँ तक कि जिंग भी मोमो की स्थिति देख पुलिस से अनुरोध करती है ताकि केस की एक बार फिर से जांच की जाए। अब इधर मोमो और कोई उपाय न पाकर मेई से मदद मांगी
जिसने उसे स्कूल में एडमिशन कराने में मदद की थी। वो बोली, मेई उसके बाबा के बारे में जानती है, वो उसके बाबा को बचा ले। लेकिन मेई यहाँ चुपचाप खड़ी थी। पर जब उसने मोमो का अपने बाबा के लिए ऐसी करुण चीख महसूस की तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अदालत में अब सबके सामने चिल्लाकर बोली, जियान का सच में कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष है उनका और उनके बॉस झाओ का। उनकी टीम में और भी कई लोग हैं जिन्होंने जियान की असहायता का फायदा उठाकर उसे गंदे काम में शामिल किया। जियान बहुत ही ईमानदार है, उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया और जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। अपनी बेटी को थोड़ा अच्छा रखने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दे दिया और अदालत में उसने झूठ भी कहा तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बॉस ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अदालत में सच्चाई बताई तो वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जियान ने मजबूर होकर सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। मेई केवल इतना ही नहीं बल्कि सबके सामने ये भी बता देती है कि उसका बॉस और भी कई अपराधी यहाँ मौजूद है। पुलिस तब तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मेई की इतनी अच्छी मानसिकता देखकर जियान एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि मेई एक बुरी इंसान है, लेकिन असल में वो भी मजबूर होकर ये काम कर रही थी। जियान ने उसे दिल से धन्यवाद दिया। इसके बाद मेई ने जियान से कहा कि उसकी बेटी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मामले में जुड़े होने के कारण उसे शायद कुछ समय के लिए जेल में सजा काटनी पड़ सकती है और जेल में रहकर भी अपनी बेटी की कोई चिंता ना करे। अब जज ने दोबारा फैसला सुनाया और जियान को 5 साल की कैद की सजा हुई। जियान ने अपनी सजा स्वीकार कर ली। अब जियान को उसकी बेटी से बात करने का मौका दिया जाता है। जियान ने इशारों में कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और सभी बच्चों में ज्यादा समझदार भी, इसलिए जरूर तुम मेरी परिस्थिति को समझ रही हो। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें घट जाती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। मुझे कभी कभी क्या लगता है पता है कि तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी बच्ची का पिता बनने का योग्यता मुझ में नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया है कि ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी जैसी संतान उपहार में दिया। हालांकि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे जीवन से सीखो कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमेशा तुम ईमानदार रहना, ईमानदारी से जीवन बिताकर एक अच्छा इंसान बनना, इसी में मेरा जीवन सार्थक होगा। मैं बोल नहीं पाता, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आज मुझे एक बात पर बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा सुन पाता तो अपनी बेटी की मीठी आवाज सुनता, जो तुम्हारे पास से दूर चले जाने पर भी मेरे कानों में दिन भर गूंजती। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुंदर आवाज है, जिसे मैं दिल से महसूस कर सकता हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास लौटूंगा तब तुम एक अच्छी इंसान बन चुकी होगी। बाबा की बातें सुनकर मोमो की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी बाबा को खुश करने के लिए इस घटना के बाद लगभग कई साल बीत गए। हम मोमो को देखते हैं जो अब बहुत बड़ी हो गई है और वो अब मूक लोगों के लिए एक ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रही है, खासकर वह सभी मूक लोग जो झूठे मामलों में फंस जाते हैं। मोमो उनके लिए अदालत में लड़ती है क्योंकि उसके बाबा के साथ हुई घटना ने उसके दिल पर बहुत गहरा असर डाला था। इसीलिए आज वो उन मूक लोगों के लिए जो अपने ऑफिस में उत्पीड़न का शिकार होते हैं, मोमो अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करने की कोशिश करती है। अब आखिर में दिखाया गया कि जियान अपनी बेटी के लिए बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, यानी जियान जेल से रिहा हो चुका था और इसके बाद से अपनी बेटी के साथ बहुत खूबसूरती से पहले की ही तरह जीवन बिता रहा है। इसी खूबसूरत पलों के साथ पिता और बेटी की कहानी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।